This conference will now be recorded. तो अतुल सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, प्लीज सर गो अहेड। अतुल सर अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर और आप बोल सकते हैं सर अब। थैंक यू शिवम जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक को लेके, जेनेटिक्स को लेके। जैसा कि आप लोग इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ चुके होंगे या जान चुके होंगे कि जेनेटिक्स को हम लोग कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं स्टडी के लिए, जैसे क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक पे ध्यान देंगे सबसे पहले वो क्लासिकल जेनेटिक्स, क्योंकि ये बेसिक है और शुरुआत जेनेटिक्स की यहीं से होती है। तो क्लासिकल जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं जो जनरली जिस टॉपिक को कवर करते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स में, उसमें आता है मेंडलिज्म, मल्टीपल एलील, कोडोमिनेंस, इपिस्टेसिस, लिंकेज, इटीसी। तो ये सभी जो टॉपिक है इसको हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स में रखते हैं। तो आज का विषय क्लासिकल जेनेटिक्स ही है, यहीं से शुरुआत करेंगे। तो हम और सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है ये डिफिनेशन को हम लोग जानेंगे। जैसे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे हम डिफिनेशन को समझ सकते हैं। जेनेटिक्स का डिफिनेशन जैसे जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक्स को पढ़ने के पहले, किसी भी चीज को पढ़ने के पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ डिफिनेशन से आप क्लियरली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक्स का डिफिनेशन यहाँ से आप समझ लीजिए। अब हम जब क्लासिकल जेनेटिक्स की शुरुआत करते हैं तो हम शुरुआत मेंडलिज्म से करते हैं। मेंडल का जो लॉ है, मेंडल का हेरिडिटरी लॉ है, वहां से शुरुआत करते हैं। तो मेंडलिज्म, मेंडल का लॉ शुरू करने से पहले हमको मेंडल के बारे में जानकारी जरूरी है। मेंडल के बारे में हम जाने ऐसा जरूरी है। हालांकि इससे क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता है एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमको रखना जरूरी है। जैसे हम देख सकते हैं हु वाज, स्लाइड में हु वाज ग्रीगोर मेंडल, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ग्रीगर मेंडल was an Austrian monk who discovered the basic principle of heredity through experiments. In his garden, Mendel's observation became the foundation of modern genetics and the study of heredity, and he is widely considered a pioneer in the field of genetics. Next slide. Gregor Mendel, known as father of modern genetics, was born in Austria in 1822. A monk, Mendel discovered the basic principle of heredity through experiments in his monastery garden. His experiments show that the inheritance of certain traits in pea plant follow particular pattern, subsequently become the foundation of modern genetics and leading to the study of heredity. नेक्स्ट स्लाइड। ये मेंडल के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी है। वो क्या चीज पे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या खोजे थे, कब उसका जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, ये जानकारी है। एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरीज। अराउंड 1854 Mendel began to research the transmission of hereditary traits in plant hybrid. Mendel's research continued over as many as 8 years between 1856 and 1863 and involved tens of thousands of individual plants. Mendel chose to use peas for his experiment due to their many distinct varieties and because offspring could be quickly and easily produced. He cross-fertilized pea plant that had clearly opposite characteristics: tall with short, smooth with wrinkled, those containing green seeds with those containing yellow seed, etc. Next slide.
बस ये सब बेसिक जानकारी है, आप स्लाइड को पढ़ सकते हैं या नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर एनालाइजिंग हिज रिजल्ट, इसमें थोड़ा सा तेजी से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है वहां पे हम थोड़ा सा डीप, ये तो उनके बारे में जानकारी, क्या खोजे थे, क्या कैसे रिसर्च किए थे, किस चीज पे किए थे, क्या था उनका कैरेक्टर जिसको वो चुने थे पी प्लांट में, तो ये सब सिंपली दिया हुआ है। आगे हम आगे के स्लाइड में आपको डिटेल मिलेगा और वहां पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं तो फिर आगे समय ज्यादा नहीं दे पाएंगे। इस वजह से जो एक्सपेरिमेंट है वहां समय ज्यादा देंगे, इसलिए यहाँ पे तेजी से पढ़ के निकल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। क्वेश्चन इसी चीज को वहां ज्यादा डील किया गया है। आगे स्लाइड में आप देख सकते हैं। आगे, आफ्टर एनालाइजिंग हिज रिजल्ट रीच्ड टू ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उस पर दो मोनोहाइब्रिड, खास करके मोनोहाइब्रिड पे दो कंक्लूजन उन्होंने निकाला। To his important conclusion, the law of segregation, which established that there are dominant and recessive traits passed on randomly from parents to offspring, provided an alternative to blending inheritance, the dominant theory of the time, and the law of independent assortment, which established that traits were passed on independently of trait from parent to offspring. मेंडल ने जो प्रयोग किया, अपने हेरिडिटरी प्रयोग जो किया है एक्सपेरिमेंट में, मोनोहाइब्रिड में उन्होंने दो कंक्लूजन निकाला है और दो लॉ वहां से निकलते हैं, उन्हीं कंक्लूजन को लॉ में कन्वर्ट किया गया है। दो लॉ वहां से निकलते हैं और एक लॉ निकलते हैं मोनोहाइब्रिड के बाद डायहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया, एक लॉ वहां से निकलता है। उनको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस वाला। और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दो लॉ है वो है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और एक लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। In 1865, Mendel delivered two lectures on his finding to the Natural Science Society in Brno, who published the result of his study in their journal the following year under the title Experiment on Plant Hybrid. Mendel अपने जो एक्सपेरिमेंट को आप यहाँ नीचे वाले स्लाइड से देख सकते हैं, उन्होंने जर्नल में भी पब्लिश कराया था और सेमिनार जैसे होता है ना, तो सेमिनार में भी उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए आप लोग पढ़ते होंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, जिसमें तीन साइंटिस्ट थे जो रीडिस्कवर किया था मेंडल्स के लॉ को। मेंडल का जो ये लॉ है ये लगभग 30 साल तक इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। 30 साल के बाद जब रीडिस्कवर्ड हुआ तब उन्होंने बाद में मेंडल को फादर्स ऑफ जेनेटिक्स के नाम से नवाजा, जो आप जैसा जान सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये पढ़ा उस पर ध्यान कोई नहीं दिया। हो सकता है कोई दूसरा या शायद कोई दूसरा सत्यापन, जैसे बहुत से बुक में ऐसा मिलता है कि ध्यान इसलिए नहीं दिया गया कि डार्विन का जो कुछ रूल्स था उसके सत्यापन पे काम चल रहा था, इसलिए इनको थोड़ा सा छोड़ दिया गया। जो ट्रेंड में था उसी पे ध्यान था, इनको थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया। नेक्स्ट स्लाइड। इन तीन साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ह्यूगो डी वेरिज एक साइंटिस्ट हैं, कार्ल स्कॉरेंस एंड इरिक वॉन टेस्मार्क Sciensing is independently duplicated Mendel's experiment as a result of 1900। 1900 में इन तीनों वैज्ञानिक ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक साथ मिलके नहीं, तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और एक ही निष्कर्ष से पहुंचे। कंक्लूजन जो था उनका एक ही था, और तब उन्होंने जाना कि जो हम कर चुके हैं वो तो मेंडल पहले ही कर चुके हैं। यही है रीडिस्कवरी। Mendel's finding out after the fact allegedly that both the data of the general theory had been published in 1866 by Mendel. Questions arose about the validity of claim that the trio of botanists were not aware of Mendel's previous results, but they soon did credit Mendel with priority. Krieger Mendel died on January 6, 1884 at the age of 61। तो ये जो हम लोग अभी देखे स्लाइड में, ये सर पुरानी बातें थी और थोड़ा सा उनके एक्सपेरिमेंट और रीडिस्कवरी के बारे में बातें थी। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो हमको मेनली जिस पे फोकस करना है वो एक्सपेरिमेंट अब नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, और हम लोग देखेंगे कैसे मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, और उनका जो लॉ है, खास करके तीन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये तीनों लॉ को देखेंगे। टेस्ट क्रॉस देखेंगे, बैक क्रॉस देखेंगे, और टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस जो है वो टेस्ट क्रॉस का क्या सिग्निफिकेंट कैसे है, टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, क्या नीड है टेस्ट क्रॉस का, वो देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड।
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स फाइंडिंग, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल 1900। 1900 में ये तीन वैज्ञानिक मिलकर खोज किए थे। 1900 तक उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो अननोन था, किन्हीं को पता नहीं था। In 1900, his finding was discovered independently by three scientists, Hugo de Vries of Holland। ये रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स फाइंडिंग जो है, इसमें ये चीज जानना, ये याद रखना जरूरी है। ये तीन जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये आता है, ये एग्जाम में आता है। या नीट का एग्जाम हो, या फिर और किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी या एमएससी में क्या एंट्रेंस एग्जाम हो, या कभी कभी तो जो नेट है, CSIR नेट है, गेट है, उसमें भी आ जाता है कभी कभी। ये तीन नाम जरूर याद रखना है कि रीडिस्कवरी में जो शामिल थे साइंटिस्ट, उन तीनों का नाम क्या था। तो ये आप नाम याद रखिएगा: ह्यूगो डे वेरिज ऑफ हॉलैंड, कार्ल स्कोरेंस ऑफ जर्मनी एंड एरिक वॉन टेस्मार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। Then only the significance of Mendel's work was realized. मेंडल चूज द गार्डन पी। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि वो गार्डन पी को ही क्यों चुने, ऐसा क्वेश्चन है, वो भी हम देख सकते हैं। मेंडल्स चूज द गार्डन पी पायसम सेटिवम, जो बॉटनिकल नेम है पी का, एज इज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बिकॉज जो रीजन था वो आप देख सकते हैं। और सिंपली ये तो 12 में भी पढ़े हैं, उसके पहले भी कभी कभी किसी किसी बुक में 9 या 10 में होता है, 12 में होता है, उसके बाद फिर यहाँ तक कि हम लोग बहुत जगह BSc के सिलेबस में भी इंक्लूड है। पी प्लांट्स हैव constant clear cut alternative of character. These are annual plants. They could be grown and crossed easily. They are normally self fertilizing, but cross fertilization can be done easily. तो ये सब वजह है। हाइब्रिड्स आर फुल फर्टाइल। ये सब बहुत सिंपल है, आपको याद भी होगा क्योंकि बार बार आप इस चीज को पढ़ते हैं, और यहाँ भी हम इसलिए दे दिए क्योंकि ये जरूरी है थोड़ा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। दूसरा बात आता है कि कैरेक्टर, किन किन कैरेक्टर को उन्होंने चुना। तो 7 कैरेक्टर है जिनको मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। जैसे कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दे आर कलर ऑफ अनराइप पॉड, पॉड कलर ग्रीन और येलो, कलर ऑफ सीड कोट, सीड का जो कोट होता है उसका कलर व्हाइट और ग्रे, कलर ऑफ कॉटिलेडॉन येलो और ग्रीन, फॉर्म ऑफ राइप पॉड अनफ्लेटेड और constricted, form of ripe seeds round on wrinkled, position of flower axial और terminal, length of stem tall और dwarf। तो ये 7 कैरेक्टर है जिनको उन्होंने चुना और अपने एक्सपेरिमेंट में इन्हीं कैरेक्टर पे ध्यान दिया, और इसी को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया और कंक्लूजन निकाला। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सब तो सिंपल बात है जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, सबसे मेंडल का जो ये 3 लॉ है जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और एक लॉ जो थोड़ा छुपा हुआ लॉ है, जहाँ जो उनको ज्यादा ये कंट्रास्ट नहीं मिलता है, और ज्यादातर बुक में वो लॉ गायब रहता है। जो सबसे पहला लॉ है मेंडल का, मेंडल्स लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। आप लोग पढ़ेंगे हो सकता है, लेकिन बुक वगैरह में कम रहता है, इस 3 पे ज्यादा फोकस होता है। सबसे पहला लॉ जो था मेंडल का, मेंडल्स लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, इसलिए हम उसको सबसे पहले लिखे हैं। ये हालांकि ये शामिल नहीं था इस एक्सपेरिमेंट में, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस में शामिल नहीं था, ये अलग से उन्होंने कहा था। जानेंगे इसको मेंडल ने क्या कहा था। ए Mendelian law which states the every genetic character of an organism is controlled by unit factors existing in pair। जैसे अभी हम लोग कहते हैं, अगर हम उदाहरण के तौर पे जानेंगे, तो अगर कोई कैरेक्टर है, वो उसका ट्रांसमिशन हो रहा है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। सिंपली हम इस चीज को समझना चाहते हैं तो हम ऐसे समझेंगे, अगर कोई कैरेक्टर है जो जिसका ट्रांसमिशन हो रहा है, हेरिडिटी हो रहा है, एक ये पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में, तो कोई ऐसा चीज तो है जो उस कैरेक्टर को ढो रहा है, उस कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, उस कैरेक्टर को पेरेंट से लेके ऑफ स्प्रिंग तक ले जा रहा है। कुछ ऐसा चीज है, मेंडल ने यही सोचा, कुछ ऐसा चीज जरूर है कि अगर कोई पेरेंट किसी का लंबा है तो उसका
जो ऑफ स्प्रिंग है वो भी लंबा है, पेरेंट छोटा है तो होता है ऑफ स्प्रिंग भी छोटा है, पेरेंट का करली हेयर है तो ऑफ स्प्रिंग का भी करली हेयर होता है। तो ये कैरेक्टर को जो ढोने वाला, कैरी करने वाला चीज है, उसी को मेंडल ने फैक्टर कहा। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा चीज है जो ऑफ स्प्रिंग तक ले जाता है, पेरेंट से कैरेक्टर को उठा के ऑफ स्प्रिंग तक कैरी करता है। यही है मेंडल्स का लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। मेंडल ने इसको फैक्टर कहा, लेकिन आज जो मॉडर्न हम लोग पढ़ते हैं उस फैक्टर को हटा के हम लोग वहां पे जीन रखते हैं, फैक्टर का रिमूवल कर दिए और फैक्टर को ही रिप्लेस कर दिए। समझ लिए, रिमूवल नहीं, रिप्लेस कर दिए, फैक्टर की जगह हम लोग अब जीन रखते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जीन कैरी करता है कैरेक्टर को, किसी का करली हेयर है तो करली हेयर ऑफ स्प्रिंग में हो गया, तो वो जीन प्रेजेंट है वही कैरी करता है। तो यही है लॉ, मेंडल का सबसे पहला लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, इसी को कहते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मेंडल का एक और लॉ है जिसको कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस सिर्फ एक रिप्लेसमेंट किया गया है, फैक्टर को हटा के वहां जीन जोड़ा गया है मॉडर्न में। हम नेक्स्ट बढ़ेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड लॉज। Mendel experimented on a pea plant and considered 7 main contrasting traits in the plants. Then he conducted both the experiments to determine the aforementioned inheritance law. A brief explanation of the two experiments is given below. नेक्स्ट स्लाइड, हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सपेरिमेंट देख पाएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि किसी एक यूनिट कैरेक्टर को लेकर अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें हम उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसलिए हम मोनो लगाते हैं वहाँ। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट वेरिएशन एट वन जेनेटिक क्रोमोसोम ऑफ इंटरेस्ट। सिंपली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, कंक्लूजन वही है कि अगर हम किसी एक यूनिट कैरेक्टर को लेकर हाइब्रिड में क्रॉस कराते हैं तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही सिलेक्शन लिया, एक लंबा पौधा लिया, एक छोटा पौधा लिया जिसको ड्वार्फ कहते हैं, एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, उन दोनों के बीच क्रॉस कराया। अब हम लोग कह तो देते हैं क्रॉस कराया, तो क्रॉस कैसे कराया ये जानना थोड़ा सा जरूरी है, तो हम उस बारे में देखेंगे एक्सपेरिमेंट को डिटेल से। तो क्रॉस कराने के पहले उन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस होता है इमेस्कुलेशन, जिसको आप पढ़े होंगे बहुत शुरुआत में ही पढ़े होंगे, स्कूल टाइम में ही पढ़े होंगे और बार बार पढ़ते आ रहे हैं। इमेस्कुलेशन प्रोसेस, इमेस्कुलेशन प्रोसेस का नीड क्या है, इमेस्कुलेशन प्रोसेस है क्या, पहले इमेस्कुलेशन प्रोसेस है कि स्टेमन से एंथर को हटा देना। एंथर जिसमें पॉलन ग्रेन होता है, आप लोग जानते हैं, अगर आपको एनाटॉमी पता है फ्लावर का तो आप आराम से इजीली पकड़ लेंगे एनाटॉमी। और क्या एंथर में क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। तो एंथर को हटा देना, रिमूव कर देना एंथर को। अच्छा, ये प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहते हैं कि रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम स्टेमेन। लेकिन इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों इमेस्कुलेशन करेंगे, इमेस्कुलेशन इसलिए करेंगे कि अगर हम इमेस्कुलेशन नहीं करेंगे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं, करेक्टर पढ़े हैं अभी पिछले स्लाइड में कि सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, और साथ ही साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इजीली करा सकते हैं इसमें। किस विधि से, तो इमेस्कुलेशन मेथड से। अगर हम इमेस्कुलेशन नहीं करेंगे, एंथर को नहीं हटाएंगे, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने का चांस बना रहता है। इस वजह से हम लोग इमेस्कुलेशन करते हैं। और अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो टॉल प्लांट का टॉल से ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्रॉस नहीं हुआ वो। हमको क्रॉस कराना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इमेस्कुलेशन से अगर मान लीजिए टॉल प्लांट है, उसका एंथर हटा दिए और हम उस पे एंथर किसका छिड़केंगे, ड्वार्फ प्लांट का, तब ये क्रॉस हुआ। तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था उन्होंने। इमेस्कुलेशन प्रोसेस से टॉल का हटा दिया एंथर, उसके बाद ड्वार्फ का पोलन ग्रेन लाके उसके स्टेमन पर छिड़क दिया, तो ये क्रॉस पोलिनेशन हो गया। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं अपने स्लाइड में पेरेंटल जेनरेशन, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट ये पेरेंट के रूप में लिया उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। उनका जो गेमीट बना आप सिंपली जान सकते हैं, 2 टीटी है और एक ड्वार्फ को दिखा डिनोट कर रहा है स्मॉल टीटी। तो जब गेमीट बनता है तो ये टीटी अलग कर देते हैं हम लोग, इसलिए गेमीट बनाने के टाइम ये टीटी अलग हो गया। तो F1 जनरेशन में आप देख रहे हैं जो क्रॉस कराया उसमें एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी है, और वो प्लांट को हम यहाँ दिखाए हैं टॉल। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, टॉल और ड्वार्फ दोनों को शामिल किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। और जब रिजल्ट कहने का मतलब जब मिल गया उनको फ्रूट, उसके सीड से जब उन्होंने पौधा उगाया तो सारा उस सीड से जितना पौधा होगा सब टॉल हुआ।
सब F1 जनरेशन में, सबसे पहला जनरेशन F1 जनरेशन में सारा टॉल हुआ। तो इससे क्या कंक्लूजन अपने एक्सपेरिमेंट में ड्वार्फ को भी शामिल किए थे, लेकिन हमको जो मिला रिजल्ट उसमें ड्वार्फ का कहीं चर्चा नहीं है। क्या मिला F1 जनरेशन में? सिर्फ टॉल ही मिला, ड्वार्फ कहीं मिला ही नहीं। तो इस पे निष्कर्ष उन्होंने निकाला, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। उसमें निष्कर्ष निकाला कि हम टॉल और ड्वार्फ दोनों को लिए थे, लेकिन ड्वार्फ का जो कैरेक्टर है वो आया ही नहीं ऑफ स्प्रिंग में, सिर्फ टॉल का कैरेक्टर आया। तो इसका मतलब ये है कि टॉल डोमिनेंट है, टॉल के पास ज्यादा पावर है। हम सिंपली बात कर रहे हैं बस समझाने की बात। तो टॉल के पास ज्यादा पावर है वो डोमिनेंट है, ड्वार्फ के पास कम पावर है वो रिसेसिव है। तो जिसके पास ज्यादा पावर है वो कम पावर वाले को दबा दिया। बस ये समझाने के बाद, समझाने के लिए ऐसा बात कर रहे हैं हम। तो ये निष्कर्ष यही निकाला मेंडल ने कि डोमिनेंट और रिसेसिव, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये क्या बताता है कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं दो अलग अलग कैरेक्टर को लेके, तो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें केवल एक लक्षण प्रकट होता है, वही लक्षण प्रकट होता है जो डोमिनेंट हो। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। और डोमिनेंट कैरेक्टर को हम लोग, डोमिनेंट जो प्रकट हुआ उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, जो प्रकट नहीं हो पाया उसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं, ऐसा मेंडल ने कहा। तो उन्होंने बताया कि ड्वार्फ जो कि ऑफस्प्रिंग में नहीं आया, नहीं प्रेजेंट हुआ उसका कैरेक्टर, उसको रिसेसिव मान लिया, और जो प्रेजेंट हुआ, जैसे टॉलनेस प्रेजेंट हुआ, तो उसको डोमिनेंट माना। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सबसे पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, F1 जनरेशन। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन से जो भी पौधा मिला उस दोनों के बीच उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दिया, उसमें क्रॉस नहीं कराया, आपस में ही फर्टिलाइजेशन हो गया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जैसे होता है वही हो गया, नहीं मस्कुलेशन किया गया, ये दोनों को एक साथ मिला दिया। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन समझ रहे हैं आप? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के बाद, अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो नीचे आप देख सकते हैं, जो डायग्राम आप देख सकते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, वहां सेल्फिंग लिखा हुआ है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन किस में हुआ? जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन को पेरेंट बना दिया गया, वहां सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ आपस में। तो जो गेमिट बना उसमें ये जो टीटी जो है वो अलग हो गया, और जो F1 जनरेशन आया इसमें हम लोग देखते हैं कि F1 जनरेशन में टॉल तो प्रेजेंट हुआ, लेकिन एक ड्वार्फनेस भी आ गया, ड्वार्फ कैरेक्टर भी आ गया। जब हम उसके बीज से पौधा उगाए तो टॉल भी उगा और एक ड्वार्फ भी उग गया। तो अब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हम जो पेरेंट जिसको बनाए थे, F1 जनरेशन वाले को पेरेंट बनाए थे, अब वहां डॉर्फनेस हम लिए नहीं है, ड्वार्फ है नहीं, दोनों टॉल है, और कैरेक्टर अब ड्वार्फ का आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो F1 जनरेशन है सारा टॉल है, F1 जनरेशन को जो पेरेंट बनाए हैं और क्रॉस कराए हैं दोनों के बीच, वो दोनों टॉल है। लेकिन F2 जनरेशन जब आया, उसका ऑफ स्प्रिंग जो हुआ, तो उसमें एक ड्वार्फ भी आता है, 3:1 जो रेशियो है, जो बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में जो रेशियो है वो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो 3:1, 3 टॉल है तो एक ड्वार्फ भी है। तो F2 जनरेशन में ड्वार्फ भी आ गया। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ड्वार्फनेस को हम पेरेंट बनाए नहीं थे, लेकिन इसका जो पेरेंट था, पेरेंटल जनरेशन शुरू वाला, वहां से ड्वार्फ का जीन आ रहा था, भले वो रिसेसिव हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पूरा दबा दिया या पूरा वो खत्म ही हो गया, ऐसा नहीं हुआ। भले रिसेसिव है लेकिन वो साथ ही रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पाया खुद का कैरेक्टर को, लेकिन वो गायब नहीं हुआ, उसके साथ रहा। भले एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन जैसे वो डोमिनेंट से अलग हुआ, वो खुद को एक्सप्रेस कर दिया। ये निष्कर्ष है, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। दोनों एक ही नियम है, दोनों का अलग नाम दे दिए हैं, लेकिन है एक ही लॉ। तो यहाँ में ये क्या है कि जैसे जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है डोमिनेंट की वजह से, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर से जैसे उसको अलग होने का मौका मिलता है, वो खुद को फुल्ली एक्सप्रेस करता है। यही है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग होने का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप समझ सकते हैं, अलग होने का नियम। जैसे वो रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव जीन जो है वो अलग हो जाता है डोमिनेंट से, तो वो खुद को एक्सप्रेस करता है, खुद का जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस करता है। ये है लॉ, ये दूसरा लॉ है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही दोनों लॉ दिया उन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो ये F2 जनरेशन से दूसरा लॉ निकल गया। नेक्स्ट स्लाइड, हम इस लॉ को देखेंगे आगे डिफिनेशन में नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है तो आप समझ चुके हैं एक्सपेरिमेंट से, और अगर नहीं समझे कुछ तो वो आप
क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन जो होता है उसमें आप पूछ सकते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हम बताए बस उसी को लैंग्वेज में लिखे हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ, क्योंकि ये सबसे पहले मेंडल कंक्लूजन निकाल के लॉ देते हैं, फर्स्ट लॉ कहते हैं इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल ओनली इनहेरिटेंट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। आप यहाँ देख रहे हैं offspring will only inherit the dominant trait in phenotype. The alleles that are suppressed are called recessive traits, while the alleles that determine the trait are known as dominant trait. वही जो डोमिनेंट और रिसेसिव किसको कहते हैं वो हम समझा दिए। आप यहाँ इससे भी देख सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फिर से आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और उसको समझ सकते हैं आप। वही चीज है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। The law of segregation states that during the production of gamete, two copies of each hereditary factor segregate so that offspring acquire one factor from each parent. In other words, allele alternative from the gene pairs segregated during the formation of gamete and reunite randomly during fertilization. This is also known as Mendel's third law of inheritance. तो आप जो हम आपको बताएं उसी को लैंग्वेज में लिखे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, आप किसी भी बुक में जाइए वहां भी आपको मिलेगा, वहां भी आप समझ सकते हैं। आप यहाँ समझ गए तो फिर वहां समझने में आपको इजी आसानी होगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अगले एक्सपेरिमेंट में जाएंगे। टेस्ट क्रॉस, अच्छा इसके बाद टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस भी आता है, वो हम देखेंगे, वो लास्ट में हम लास्ट में स्लाइड में बनाए हैं, वहां पे हम समझा देंगे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या होता है। लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसलिए मोनोहाइब्रिड के बाद डायरेक्ट डायहाइब्रिड लगा दिए हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे। In a dihybrid cross experiment, Mendel considered two traits, each having two alleles. He crossed wrinkled green seed and round yellow seed and observed that all the first generation progeny, F1 progeny, were round yellow and the dominant trait were the round shape and yellow color. अच्छा, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है? जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप समझ चुके हैं कि एक यूनिट कैरेक्टर को लेकर अगर हम क्रॉस कराते हैं मोनोहाइब्रिड कहते हैं। तो अब मोनोहाइब्रिड के का जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया तो अब वो डायहाइब्रिड पे आ गया। डायहाइब्रिड कहने का मतलब अब इसमें दो कैरेक्टर लेंगे हम। डायहाइब्रिड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ही क्रॉस्ड रिंकल्ड ग्रीन सीड एंड राउंड येलो सीड। दो कैरेक्टर है, आप देख सकते हैं रिंकल्ड और ग्रीन, दो कैरेक्टर है, कलर और उसका शेप। रिंकल्ड शेप है और ग्रीन कलर है सीड का। और उसके बाद है क्या, दूसरे प्लांट का राउंड शेप है और येलो कलर है। एंड ही ऑब्जर्व दैट ऑल द फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोजेनी, जब F1 जनरेशन में पहुंचे, सिंपली जैसे मोनोहाइब्रिड में क्रॉस कराए थे उसी तरह से ये दोनों को भी पेरेंट माने, गेमिट बना दोनों का। वो आगे हम डायग्राम में समझेंगे कैसे गेमिट बना। उसके बाद फिर जो F1 जनरेशन आया उसमें क्या आया, तो द डोमिनेंट ट्रेट वेयर द राउंड शेप एंड येलो कलर। F1 जनरेशन जो आया उसमें जितना भी पौधा मिला हमको, मेंडल को मिला जितना पौधा, वो राउंड शेप और येलो कलर का था। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो हम पेरेंट चुने हैं, दो पेरेंट चुने हैं तभी क्रॉस हुआ है, रिंकल्ड ग्रीन सीड एंड राउंड येलो सीड। लेकिन जो हमको F1 जनरेशन में मिल रहा है वो केवल मिल रहा है राउंड शेप और येलो कलर। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सबसे पहला लॉ याद होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है रिंकल्ड पे, और जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है ग्रीन सीड पे। इसलिए ये डोमिनेंट है, इसलिए यही प्रकट हुआ, यही निकला, यही एक्सप्रेस्ड हुआ। और जो रिसेसिव था वो एक्सप्रेस्ड नहीं हुआ है, वो छुपा हुआ है। यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन छुपा हुआ है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया क्योंकि वो रिसेसिव था, कमजोर था। और जो डोमिनेंट था वही F1 जनरेशन में निकला। मेंडल का जो सिंपली डोमिनेंट रिसेसिव लॉ है वो यहाँ पे डायहाइब्रिड में भी अच्छे से लागू हो गया। अब वो आगे बढ़े, ही देन सेल्फ पोलिनेटेड। फिर जैसे मोनोहाइब्रिड में हम आगे बढ़े थे वैसे ही वो डायहाइब्रिड में भी आगे बढ़े, अपने में आपस में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दिया। किनको? तो ये जो F1 जनरेशन को पेरेंट बना के आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दिया। ही देन सेल्फ पोलिनेटेड द F1 प्रोजेनी को सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दिया एंड ऑब्टेन्ड 4 डिफरेंट ट्रेट्स रिंकल्ड येलो। उसके बाद जो रिजल्ट मिला वो 4 तरह का रिजल्ट था। क्या क्या था? तो रिंकल्ड येलो, एक का सिर्फ रिंकल्ड था लेकिन कलर येलो था, एक राउंड था लेकिन कलर येलो था, एक रिंकल था लेकिन कलर ग्रीन था, और एक राउंड था लेकिन कलर ग्रीन था। ये 4 तरह का प्रोजेनी मिला F2 जनरेशन में, जिसका रेशियो था 9:3:3:1।
9331 जो कि पूछा भी जाता है बराबर एग्जाम में कि डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, तो 9331। तो आप समझ सकते हैं रिस्पेक्टिवली है। आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को पूरा, वहां समझने में ज्यादा होगा, ज्यादा आप समझ पाएंगे क्योंकि जब डायग्रामेटिक व्यू होता है तो आप ज्यादा कैच करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं बस उसी, यहाँ पे शेप भी देख सकते हैं। देखिए एक ग्रीन कलर का एक सीड ऐसा है जो ग्रीन है और रिंकल्ड है, और एक सीड ऐसा है जो राउंड है और येलो है। ऊपर आप देख सकते हैं पेरेंट को पी जनरेशन लिखा हुआ है। तो हम जब दोनों को आपस में क्रॉस कराए तो जो F1 जनरेशन मिला वो येलो और राउंड ही मिला, आप यहाँ देख सकते हैं। और जो डिनोट किया गया है जो इसको, तो येलो है तो चूंकि डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल से डिनोट किया गया है, कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर। और जो रिसेसिव कैरेक्टर है इसलिए इसको हम स्मॉल कर दिए। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर। अब जब दोनों का गेमिट बना और जो F1 जनरेशन हुआ उसमें सारा इस तरह का जनरेशन आया। आप देख सकते हैं चूंकि येलो कलर डोमिनेंट है इसलिए येलो ही एक्सप्रेस हुआ, राउंड शेप डोमिनेंट है इसलिए राउंड एक्सप्रेस हुआ। तो F1 जनरेशन में जो हमको जितना भी पौधा मिला, जितना भी प्लांट मिला, वो सब येलो और राउंड शेप था। अब इन्हीं पौधे को आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दिया, उसके बाद जो हमको मिला प्रोजेनी, वो 4 तरह का प्रोजेनी मिला। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे गेमीट बना, आप इसको इजिली समझ सकते हैं। जैसे ऊपर है गेमीट फ्रॉम हेटेरोजाइगस प्लांट, एक प्लांट का गेमीट ऊपर है और एक प्लांट का गेमीट साइड में है। वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, 4 तरह का गेमीट बनेगा। चूंकि ये डायहाइब्रिड क्रॉस है ना इसलिए आप बना के भी देख सकते हैं, अपना कॉपी पेन है बगल में तो आप बना के देख सकते हैं, 4 तरह का गेमीट बनेगा। और यही चूंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दिया है इसलिए यही गेमीट इस पैरेट में भी है जो आप साइड में देख सकते हैं। वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब आप क्रॉस करा सकते हैं, जैसे कि ऊपर सबसे पहले हम बता देते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर में जो क्रॉस कराया आप देख सकते हैं ऊपर सबसे किनारे जो है वाई वाई आर आर। तो ये आप जानते हैं चूंकि येलो कलर डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल वाई जिसमें होगा समझ लीजिए वो येलो हो जाएगा क्योंकि येलो डोमिनेंट है, और कैपिटल आर जिसमें होगा समझ लीजिए कि वो राउंड हो जाएगा क्योंकि राउंडनेस डोमिनेंट है। इसलिए आप देख सकते हैं जिस भी डायग्राम में आप कैपिटल वाई या कैपिटल आर देख रहे हैं एक भी, वो येलो और राउंड हो गया है क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। येलो और रिंकल्ड, ग्रीन और रिंकल्ड तभी होगा जब वो एकदम सेपरेट हो जाएगा सबसे, जैसा कि आप सबसे नीचे किनारे में देख सकते हैं, क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टर है, वो जब सेपरेट होगा जब सेग्रीगेट होगा तभी खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो आप देख सकते हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर वो हो गया येलो और ये ग्रीन और रिंकल्ड। इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और जो F2 जनरेशन मिला 9331, 9 क्या मिला, ज्यादातर जो पौधा था वो मिला येलो और राउंड, उसके बाद राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो ये बराबर अनुपात में मिला, और लास्ट में जो ये ग्रीन और रिंकल्ड है वो एक मिला, सबसे कम मिला वही पौधा, लेकिन मिला सारा कैरेक्टर आ गया। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने देखा F2 जनरेशन में जितना कैरेक्टर था सारा एक्सप्रेस्ड हो गया। F1 जनरेशन में डोमिनेंट सी आया लेकिन F2 जनरेशन में सारा कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड हो गया, इसलिए कहते हैं वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एकदम स्वतंत्र हो गया, इसलिए इंडिपेंडेंट जोड़ा गया है। तो ये कहता है कि जब हम दो अलग अलग, दो या दो से अधिक पेयर वाले कैरेक्टर को आपस में क्रॉस कराते हैं जिसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, तो इसमें जितना भी कैरेक्टर है वो अपना अपना एक्सप्रेशन करता है स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली अपना अपना एक्सप्रेशन करता है, चाहे वो रिसेसिव भी क्यों ना हो वो भी एक्सप्रेस करता है अपना कैरेक्टर। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसलिए इंडिपेंडेंट शब्द जोड़ा गया है कि स्वतंत्र रूप से करेगा भले वो रिसेसिव क्यों ना हो। तो ये तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का। आप इसको बुक से भी समझ सकते हैं, कुछ बुक में डिटेल डायग्राम है, वो बताया गया है, गेमीट को अलग करके भी बताया गया है, क्योंकि वो सारा हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं इसलिए हम ये डायग्राम थोड़ा सुटेबल लगा इसलिए ऐड किए हैं। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप कुछ बुक का हेल्प ले सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल बताया गया है बहुत सारे बुक में।
नेक्स्ट स्लाइड। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी को बोर्ड में लिख दिए हैं। Also known as Mendel's second law of inheritance. The law of independent assortment states that a pair of trait, a pair of ये क्या हो गया? शिवम जी So थोड़ी I think परेशानी आ that's रही है। yes sir, 2 मिनट जरा सा कोई इशू हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, Just wait for 2 minutes. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यही वाला पेज था सर? हाँ हाँ, यही वाला था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू। Also known as law of independent assortment को हम लोग कहते हैं Mendel's second law of inheritance. The law of independent assortment states that a pair of trait segregates, a pair of trait, आप ध्यान दीजिएगा, a pair of trait segregates independently, स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है, of another pair during gamete formation as the individual heredity factor assort independently, ये ध्यान दीजिए, assort independently different trait get equal opportunity to occur together। तो जो बात हम आपको बताए बस वही उसी को वर्ड में सजा के लिख दिए हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप समझ गए क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बढ़ते हैं बैक क्रॉस, क्योंकि ये मेंडल्स का जो तीनों लॉ था वो हम देख चुके हैं, उसके एक्सपेरिमेंट को देख चुके हैं, डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, और एक बात आती है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की। तो हम पहले जानेंगे क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करते हैं हम टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस इज ए क्रॉस, बैक क्रॉस क्या करते हैं, बैक क्रॉस में आप समझ सकते हैं सिंपली, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे स्लाइड। बैक क्रॉस में होता क्या है कि जब F1 जनरेशन जब हमको मिला, पेरेंट के बाद जो F1 जनरेशन मिलता है, अगर हम उसका क्रॉस पेरेंट से करा दें, हम क्या किए F2 जनरेशन में आने के लिए आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिए F1 जनरेशन को, लेकिन F1 जनरेशन को अगर हम फिर पेरेंट से ही वापस करा दें क्रॉस, तो उसको कहते हैं बैक क्रॉस, मतलब बैक चले जाते हैं, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग पे आए, ऑफ स्प्रिंग से फिर पेरेंट पे चले गए, तो वो बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस में उस बैक क्रॉस दो तरह का होता है, एक रिसेसिव बैक क्रॉस, एक डोमिनेंट बैक क्रॉस। हम पढ़ते हैं यहाँ, बैक क्रॉस इज ए क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट। अगर F1 हाइब्रिड को हम क्रॉस करा दें जो दो पेरेंट है, जैसे हम शुरुआत आप याद कीजिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टॉल और ड्वार्फ को, दो पेरेंट है, दोनों में से किसी एक के साथ अगर हम क्रॉस करा देंगे तो वो हो जाता है बैक क्रॉस। अब हम बताएं कि बैक क्रॉस भी दो तरह का होता है, एक डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट वो होगा, सिंपली आप नाम से समझ सकते हैं, डोमिनेंट वो होगा अगर हम F1 जनरेशन को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएं, जैसे टॉलनेस से क्रॉस कराएं तो ये डोमिनेंट बैक क्रॉस हो गया, और अगर रिसेसिव से कराएं तो ये हो जाएगा रिसेसिव बैक क्रॉस। रिसेसिव बैक क्रॉस का दूसरा नाम है टेस्ट क्रॉस। हम देखते हैं आगे। The back cross is of two types. They are dominant back cross and the recessive back cross. When the F1 hybrid is crossed with the dominant parent, अगर हम dominant parent के साथ कराएंगे, the cross is called dominant back cross, इसको dominant back cross कहेंगे। All the resulting offspring, जब हम dominant back cross करते हैं, F1 जनरेशन को क्रॉस कराते हैं dominant parent से, तब क्या होता है, रिजल्ट होता है कि 100% टॉल प्लांट मिलता है। अगर हम ऐसा आप करा के देख सकते हैं, आपको 100% टॉल प्लांट मिलेगा। All the resulting offspring will possesses the dominant character, that is 100% of dominant, यही all the resulting offspring will possess the dominant character, that is 100% of dominant। दूसरा, when the F1 hybrid is crossed with the recessive parent, the cross is called recessive back cross और टेस्ट क्रॉस। जैसा कि हम बताएं, अगर हम डोमिनेंट के साथ कराए डोमिनेंट बैक क्रॉस, अगर हम रिसेसिव के साथ F1 जनरेशन को क्रॉस कराए तो रिसेसिव बैक क्रॉस, जिसको हम लोग टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो F1 हाइब्रिड जो है अगर डोमिनेंट के साथ कराएंगे क्रॉस, तो हमको 100% जो ऑफ स्प्रिंग मिलेगा, उससे ऑफ स्प्रिंग जो मिलेगा वो 100% टॉल होगा, मतलब सारा
टॉल ही होगा, वहां ड्वार्फ नहीं होगा। आप चाहे तो क्रॉस करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बैक क्रॉस में। नेक्स्ट स्लाइड, अब टेस्ट क्रॉस को देखते हैं। ये बैक क्रॉस का डायग्रामेटिक व्यू है, जैसे देख लीजिए F1 हाइब्रिड है, जैसे F1 जनरेशन में हमको यही मिला था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और डोमिनेंट में क्या मिला था, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये डोमिनेंट हम लोग ये देख रहे थे, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब दोनों को आपस में जब हम क्रॉस कराए, दोनों का गेमिट बनाए, तो जो F1 हाइब्रिड है उसका गेमिट यही बनेगा, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी। और डोमिनेंट का चूंकि वो होमोजाइगस है, इसलिए दोनों कैपिटल टी ही बनेगा। उसके बाद आप क्रॉस देख सकते हैं, तो 100% टॉल टी टी, चूंकि टी एक्सप्रेस होता है डोमिनेंट के रूप में, तो कैपिटल टी जहां भी होगा वो समझ लीजिए कि वो अपना ही एक्सप्रेशन देगा, अपने ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, टॉलनेस को एक्सप्रेस करेगा। इसलिए आप चारों जगह देख सकते हैं कैपिटल टी है और ये 100% टॉल हो गया है। ये बैक क्रॉस का डायग्रामेटिक व्यू था। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड, आगे देखेंगे आप टेस्ट क्रॉस, और उसके बाद टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंट जानेंगे। अब आए हम लोग टेस्ट क्रॉस पे। व्हेन द F1 हाइब्रिड डेफिनेशन तो जान ही रहे हैं, जो कि हम 2-3 बार बोल दिए हैं। व्हेन द F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद अ रिसेसिव पेरेंट, द क्रॉस इज कॉल्ड रिसेसिव बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। दिस क्रॉस दिस क्रॉस इज यूज्ड टू नो द हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ प्लांट, हेंस इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसको टेस्ट क्रॉस इसलिए कहते हैं कि हम हेटेरोजाइगोसिटी जानते हैं। अच्छा, टॉल अगर हम, आपको एक्सपेरिमेंट पीछे याद होगा स्लाइड में, तो देखते हैं हमको टॉल जो जो डोमिनेंट टॉल है पेरेंट के रूप में, तो वहां पे हम लोग को जो मिला है, जैसे पीछे एक स्लाइड पीछे कीजिए प्लीज। अब वहां पे हम बस सिर्फ आपको व्यू करने के लिए बता रहे हैं, थोड़ा सा आपका काम बढ़ा दिए हैं। यहाँ देखते हैं जो डोमिनेंट पेरेंट था, यहाँ पे ये भी टॉल है, लेकिन कैपिटल टी है। F1 हाइब्रिड में क्या है, ये भी टॉल है, लेकिन इसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, लेकिन दोनों है टॉल। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस एक टर्म आता है। होमोजाइगस जब इसका जो टी टी दोनों कैपिटल टी है एक ही तरह का, ये उसको होमोजाइगस कहते हैं। और एक हेटेरोजाइगस जिसमें कि दोनों जीन है, एक ड्वार्फ का भी जीन है और एक टॉल टॉल का भी जीन है, दोनों का जीन है, लेकिन है टॉल ही, तो इसको कहेंगे हेटेरोजाइगस। क्योंकि आप देख सकते हैं होमो एक तरह का, हेटेरो अलग अलग तरह का। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस यही जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, वो हम आगे समझेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। This cross is used to know heterozygosity, यही significance है इसका, heterozygosity of plant, hence it is called test cross. In this cross, if all the resulting of offspring is tall, the test plant is homozygous. इसको समझेंगे अभी। If the resulting offspring contains 50% tall and 50% dwarf, the test plant is heterozygous. तो अब देखते हैं, हम लोग टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन समझते हैं कि जब F1 जनरेशन को क्रॉस कराए रिसेसिव पेरेंट से, अगर F1 जनरेशन में तो हमको सारा टॉल मिला। अच्छा, हम एक्सपेरिमेंट में तो एकदम आराम से हेटेरोजाइगस होमोजाइगस देख सकते हैं। जहाँ कैपिटल टी एक जैसा होगा वो होमोजाइगस, जहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी एक जैसा होगा वो हेटेरोजाइगस है। लेकिन ये तो जीनोटाइप हुआ, अगर हम फिनोटाइप देखेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाता है हम लोग को। मेरे सामने, अगर आपके सामने ये सपोज कीजिए कि दो पौधा है, दोनों लंबा है, लेकिन आपको कोई कहते कि एक होमोजाइगस है एक हेटेरोजाइगस है, ये दो पौधा रख दे सामने, दोनों लंबा है, लेकिन एक होमोजाइगस लंबा है एक हेटेरोजाइगस लंबा है, होमोजाइगस टॉल एंड हेटेरोजाइगस टॉल। तो आप कैसे पता करेंगे कौन सा होमोजाइगस है कौन सा हेटेरोजाइगस है? वहां आप जीन देख नहीं सकते, वहां सिर्फ फिनोटाइपिक व्यू है आपके पास। लेकिन फिनोटाइप क्या है, दोनों लंबा है, आप नहीं पकड़ पाइएगा कि कौन सा होमोजाइगस है कौन सा हेटेरोजाइगस है। तो उसी को पकड़ने के लिए, चूंकि मेंडल के पास फिनोटाइपिक व्यू था, हम पढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं, मेंडल लिख लिए हैं, तो मेरे सामने इजी हो रहा है जीनोटाइप पकड़ने में। लेकिन मेंडल के सामने ये प्रश्न था कि सामने पौधा जो उग रहा है वो लंबा ही है, अब ये प्योर लंबा है कि हेटेरोजाइगस लंबा है, ये कहना बड़ा कठिन है। इसलिए वो टेस्ट क्रॉस किए। टेस्ट क्रॉस बहुत बार सबको लगता है टेस्ट क्रॉस का नीड क्या है, पढ़ तो लेते हैं, जरूरत क्या है, टेस्ट क्रॉस किए क्यों, क्यों हम पेरेंट्स से क्रॉस क्रॉस कराएंगे, उसको बैक क्रॉस कराएंगे या टेस्ट क्रॉस कराएंगे, क्यों कराएंगे? तो इसका नीड यही है कि आपके सामने अगर दो टॉल प्लांट रख देंगे, एक होमोजाइगस टॉल है एक हेटेरोजाइगस टॉल है, तो आप पकड़ नहीं पाइएगा। तो इसी को कौन सा होमोजाइगस है कौन सा हेटेरोजाइगस है, ये तभी पकड़ पाएंगे जब हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो एक हम सामने आपको हम दे दिए, एक होमोजाइगस है, अगर हम होमोजाइगस पौधा उठाए
और वो क्रॉस कराए रिसेसिव F1 टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं। तो एक हम टॉल पौधा उठा लिए, टॉल प्लांट उठा लिए, उसको क्रॉस कराए रिसेसिव पेरेंट के साथ। जब हम क्रॉस कराए और हमको क्या मिला, अगर पहला केस देखिए, इन दिस टेस्ट क्रॉस इफ ऑल रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग इज टॉल, उससे जो पौधा मिला हमको, दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो पौधा मिला, अगर सारा पौधा टॉल हो गया तो वो होमोजाइगस, वो प्योर टॉल था। तब हम पहचान लेंगे कि ये प्योर टॉल था, यही पहचानने का यही तरीका है। और हम दूसरे पौधा को उठाएंगे और तब उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, और अगर हमको 50% टॉल मिला और 50% ड्वार्फ मिला, तब हम समझेंगे ये हेटेरोजाइगस टॉल था, ये प्योर टॉल नहीं था, ये हेटेरोजाइगस टॉल था, मतलब F1 जनरेशन वाला टॉल था। तो ये है टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस, महत्व की। इस टेस्ट क्रॉस हम लोग ऐसे ही हम लोग हेटेरोजाइगोसिटी और होमोजाइगोसिटी जानते हैं, पकड़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड, ये हमको लगता है कि आज का ये खत्म हो गया, क्योंकि हम समझ चुके हैं हम क्या क्या समझे इसमें। मेंडल्स लॉ, तीनों लॉ समझ गए, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, उसके बाद एक और स्पेशल लॉ मेंडल्स लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, उसके बाद टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस जान गए। तो ये अच्छा, एक बात आता है कि मेंडल, एक बात आता है लास्ट में जब हम मेंडल लॉ पढ़ लेते हैं तो बहुत बुक में आप देखते हैं कि रीजन क्या है मेंडल की सफलता का, क्यों होता है, क्यों क्यों सफल हो गए मेंडल, क्योंकि वो कोई साइंटिस्ट तो थे नहीं, आप हिस्ट्री से जानते हैं वो साइंटिस्ट थे नहीं। वो स्कूल में बच्चे लोग को नेचुरल साइंस थोड़ा मैथ वैथ पढ़ा देते थे, हाँ वो लेकिन एक्सपेरिमेंट करते थे, उनके अंदर था कुछ जो कि एक्सपेरिमेंट करते थे अपने पी गार्डन में। वो जो क्योंकि वो मॉन्क थे तो वो खाली स्पेस था वहां भी करते थे, शायद अपने वो होम घर में भी जो गार्डन था उसमें भी करते थे। वो साइंटिस्ट थे नहीं लेकिन फिर भी सफल हो गए, उसका रीजन क्या है। और वो जो डोमिनेंट रिसेसिव है हर जगह, अभी जो मॉडर्न बात है, जो डोमिनेंट रिसेसिव हर जगह पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता है ऐसा। क्यों? क्योंकि लिंकेज प्रेजेंट हो जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे लिंकेज वहां प्रेजेंट है। हम इनकम्प्लीट, जैसे मेंडल लॉ खत्म करते हैं तो हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वहां मेंडल लॉ फॉलो नहीं होता है, नन मेंडेलियन लॉ कहते हैं वहां, या नन मेंडेलियन कहते हैं। तो मेंडल के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत बुक लिखता है कि मेंडल जो संयोगवश जो है वो सक्सेस कर गए। उसका क्या वजह था, जो एक साइंटिस्ट थे एस ब्लिक्स, वो इसको पूरा, इस मेंडल के लॉ को पूरा अच्छे से देखे और इसका निरीक्षण किए, ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं वो ऑब्जर्वेशन किए। तो उनको पता चला कि जब मेंडल क्रॉस कराए थे टॉलनेस और डॉर्फनेस, तो करेक्टर कौन सा आया था F1 जनरेशन में, टॉलनेस आया था। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, यहाँ जीन इंटरेक्शन होता है, जीन जीन में लड़ाई होता है। जैसे आप सिंपली हम कहें जो ताकतवर होगा वही एक्सप्रेस होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिंपली होता क्या है कि जीन आपस में लड़ाई करता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, जीन इंटरेक्शन जिसको कहते हैं, आपस में लड़ाई करता है कि हम ताकतवर हैं हम एक्सप्रेस होंगे, एक कहता है हम ताकतवर है हम एक्सप्रेस होंगे। तो इस तरह का जो लड़ाई होता है, तो सिंपली डोमिनेंट रिसेसिव संभव नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा देखते हैं। और साथ में एक और फैक्टर काम करता है, लिंकेज। लेकिन यहाँ मेंडल के केस में ये कुछ नहीं हुआ, नहीं जीन इंटरेक्शन हुआ नहीं लिंकेज हुआ, क्योंकि जो कैरेक्टर मेंडल चुने थे तो उसका जीन इतना दूरी पे था, क्रोमोजोम में ही प्रेजेंट था, जीन तो क्रोमोजोम में होता है, तो इतना दूरी पे था कि लिंकेज का संभावना खत्म हो गया, जीन इंटरेक्शन का संभावना इसलिए खत्म हो गया कि एक जीन एक ही को कैरी कर रहा है। मान लीजिए कि आप कमजोर है और एक सामने से लड़ने आ गया जो कि बहुत ताकतवर है, तो आप हार जाएंगे सिंपली। लेकिन अगर आप 5 आदमी के साथ आए हैं, उसमें 2 कमजोर भी है, 3 हैवी भी है, और सामने भी 5 आदमी लेके आया है, उसमें 3 हैवी है 2 ही कमजोर है, तो फिर भी मुकाबला टक्कर का होगा। यही होता है सिंपली अगर आप ग्रुप में आते हैं। लेकिन मेंडल के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये समझाने के लिए ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं। मेंडल के केस में ऐसा नहीं हुआ। मेंडल के केस में जो जीन था वो सिंगल जीन था। अगर टॉलनेस को करेक्टर को, अगर टॉल करेक्टर को शो कर रहा है तो सिंगल जीन शो कर रहा है, डॉर्फनेस को करेक्टर को शो कर रहा है तो सिंगल जीन शो कर रहा है, जिसमें कमजोर था वो दब गया। तो ये रीजन है कि मेंडल सक्सेस हो गए, न ही जीन इंटरेक्शन हुआ न लिंकेज हुआ। तो आज हम लोग देख लिए मेंडल क्लासिकल जेनेटिक्स का सबसे पहला जो पड़ाव है मेंडलिज्म, उसको देख लिए, उसके लॉ को देख लिए, रीजन देख लिए, क्या कैरेक्टर चुने थे, क्यों चुने थे, ये भी देख लिए, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों देख लिए। तो आज का लेक्चर यही समाप्त हुआ। अब जो क्वेश्चन है वो आप आगे डील करेंगे, क्वेश्चन आप बताएं, हम डील करेंगे उसको। Thank you so much, Atul sir. This is your first and very informative session, and many students are like it. So, sir, Thank you. may I take a question from student one by one? हाँ हाँ जरूर। Yeah. So, students,
I see in a attendee box many are new here, so I call her name at first one by one. Arindila Biswas and Tinku Mandal, and one more students are new at first joining this class. So dear, let me tell you that over the class we share the attendance link in our chat box. You just fill the chat attendance link, then leave the meeting. Okay, this is our procedure for attending the class. Now I will take one by one question, and you have any query, then please uh, chat in the comment box. And now Jancy is the first question. She is our regular attendee, sir. So please Okay. tell the signification of dominant back cross especially. देखिए बैक क्रॉस का सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस किसका है? टेस्ट क्रॉस का। बैक क्रॉस का सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम उसको या तो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस किसी से भी अगर क्रॉस कराते हैं बैक डोमिनेंट बैक क्रॉस में, तो वो सारा प्लांट टॉल ही हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमको कोई डिफरेंस मिलता नहीं है, होमोजाइगस से कराएं या हेट्रोजाइगस से कराएं, दोनों से कराने के बाद रिजल्ट वही आता है, ऑल टॉल हो जाता है। आप करके देख सकते हैं, आप करके देखेंगे होमोजाइगस से एक बार करके देखिए, एक बार हेट्रोजाइगस से करके देखिए। चूंकि यहाँ संभव नहीं हो पाता करके दिखाना, नहीं तो हम जरूर दिखाते। तो ऑल टॉल हो जाता है दोनों केस में। तो यहाँ हम पकड़ नहीं पाते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कौन होमोजाइगस है कौन सा हेट्रोजाइगस है। इसलिए महत्व किसका है? टेस्ट क्रॉस का। बैक क्रॉस का सिग्निफिकेंट नहीं है। Okay, sir. Now I think Jancy will be cleared. So another question, students, you have to please. If you have any question, students, then please comment in the chat box. We are take this question. Okay. I think all are know this session very well. Then please comment in the chat box yes if you have already know about the whole the session. Thank you Risita, thank you Preeti, thank you Darshana, Arindila, Rajiv Ranjan, Shreya Suri, Priya Saha, Shivali Kolla, Anupriya, Monica. Thank you so much everyone. Now I am sharing the attendance form in a chat box. Now one by one you will just fill this attendance form, then leave the meeting. And evening session we have a class. The many there is many new students, they are don't know about our bio setup. We are organizing many the classes for the competitive exams. So we are keep continuing the classes in Tuesday, Thursday and Saturday in both time, in first hour morning session and second hour in evening session. And you have to be attend the classes if you have joining and registered for this biosetup platform. So I'm sharing to the link of the attendance form. Now one by one you just fill, and after filling this form you just may leave this meeting. Okay, thank you. एंड थैंक यू अतुल सर, फिर से आपको बहुत बड़ा धन्यवाद। आज का आपका सेशन बहुत अच्छा रहा सही में। आगे भी और अच्छा होता रहेगा। तो सर प्लीज आप अगर चाहते हो तो लीव कर सकते हो।
Priya Saha, I think this is your first class. Am I right? Now, Amit, I think all are filling the attendance form. Just may leave the meeting. Over to you. Okay. Thank you so much, all of you.